आज तो बहुत जोरों की भूख लग रही है। घर जाते ही सबसे पहले खाना खाएंगे। रोहन और प्रीति दोनों भाई बहन स्कूल से थके हारे भूखे प्यासे घर लौट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रास्ते में एक ढोकले वाला दिखाई देता है। ढोकले की खुशबू से उन दोनों के पेट में चूहे और जोर जोर से कूदने लगते हैं। प्रीति, अब तो बिल्कुल भी भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। मेरा तो ढोकले खाने का बहुत मन कर रहा है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है ना। हाँ भैया, लेकिन ढोकला खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कहाँ है? मेरे पास 10 रुपए हैं। रोहन अपने बैग से 10 का नोट निकालकर ढोकले वाले के पास जाता है। अंकल, अंकल, एक प्लेट ढोकला दो ना। ये लो, पूरे 80 रुपए हुए। लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। क्या? 10 रुपए? ये गुजरात का फेमस ढोकला है, ना कि कोई कुरकुरे का पैकेट जो 10 रुपए में आएगा। पैसे होते नहीं है और आ जाते हैं ढोकला खाने के लिए। भागो यहाँ से। ढोकले वाला दोनों बच्चों को डांट कर भगा देता है और बेचारे रोहन और प्रीति रोते हुए घर आते हैं और सारी बात अपनी माँ सेजल को बताते हैं। माँ, पता है उस ढोकले में कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। सभी लोग लंबी सी लाइन लगाकर ढोकला खरीदने के लिए खड़े हुए थे। माँ, हमें ढोकला खाना है, आप भी हमारी ढोकला बना दो ना प्लीज। हाँ बच्चों, मैं जरूर तुम्हारे लिए ढोकला बनाऊंगी। सेजल अपने दोनों बच्चों को समझा ही रही होती है कि तभी सेजल का पति नरेश हाथों में शराब की बोतल लिए नशे की हालत में घर आता है। तेरे और मेरे बच्चों के पास रोने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? और आपके पास शराब पीने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? अरे मेरे बारे में नहीं सही तो कम से कम दोनों बच्चों के बारे में तो सोचिए। क्या असर पड़ता होगा उन दोनों पर जब आप ऐसे शराब पीकर घर आते हैं। दिन भर बस शराब पीते हो। कभी सोचा है कि घर में बिना राशन के मैं कैसे बच्चों का पेट भरती हूँ? वो तो भला हो मेम साहिबा का कि हर महीने 2000 के साथ साथ थोड़ा बहुत खाने के लिए दे देती हैं, वरना मेरे बच्चे तो भूखे मर जाते। आजकल तेरी कुछ ज्यादा ही जुबान चले गई है। इतना कहकर नरेश शराब की बोतल को जमीन पर फेंक देता है और पास में रखे एक डंडे को उठाकर बुरी तरह से सेजल को मारना शुरू कर देता है। आ, अरे छोड़ दीजिए मुझे। नरेश सेजल को काफी देर तक मारता है और फिर नशे की हालत में घर से बाहर चला जाता है। अपनी माँ को ऐसे हालत में देख दोनों बच्चे अपनी माँ के सीने से चिपक कर रोने लगते हैं। अपने पति की शराब की आदत की वजह से सेजल अपने दोनों बच्चों के लिए कभी भी कुछ अच्छा नहीं कर पाती। यहाँ तक कि सेजल जो महीने भर घरों में काम करके पैसे कमाती, उसे भी नरेश छीन लिया करता था। छोड़ दीजिए, इससे अपने बच्चों को स्कूल की फीस भरनी है, अरे घर का किराया देना है और राशन भी लेकर आना है। तो तू क्या चाहती है कि मैं अपनी शराब छोड़ दूं? यह तो कभी नहीं हो सकता। ला दे मुझे पैसे। नरेश सेजल को उसकी सारी मेहनत की कमाई छीन लेता है और जाकर शराब में उड़ा देता है और बेचारी बेबस सेजल चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। बहुत जोरों की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या? माँ, खाली पेट सर में काफी दर्द हो रहा है। अरे बेटा, घर में कुछ भी नहीं है। अब मैं मालकिन से थोड़े पैसे उधार मांग कर ले आती हूँ और तुम दोनों घर में ही रहना। बेचारी सेजल अपने आंसू साफ कर सीधा अपनी मालकिन उर्मिला के पास जाती है। मालकिन, भगवान के लिए मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। अगले महीने मेरी तनख्वाह से काट लीजिएगा। मेरे दोनों बच्चे बड़े भूखे हैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। अगले महीने तेरी तनख्वाह से पैसे तब काटूंगी ना जब तू यहाँ पर काम करेगी। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे लेकिन क्यों मालकिन, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? गलती तुझसे नहीं, तेरे पति से हुई है। जानती भी है, थोड़ी देर पहले मेरे पति ने यहाँ नशे की हालत में आकर कितना हंगामा किया है। मेरी सास ने तो तुझे घर के अंदर आने से भी मना कर दिया था। अब तू जा यहाँ से, वरना उन्होंने अब तुझे देख लिया ना तो बेफालतू में मुझ पे चिल्लाएंगी। अपने नशेड़ी पति की वजह से नौकरी चले जाने के बाद सेजल पर काफी ज्यादा दुख टूट चुका था। माँ, आप आ गई, हमारे लिए क्या लेकर आई हो? हमें भूख लगी है। अपने बच्चों को ऐसा भूख से तड़पता देख सेजल को कोई समझ नहीं आता कि तभी अचानक सेजल चूल्हे के पास जाती है और एक डब्बा खोलते हुए बोलती है, अरे मैं भूल गई थी कि पिछले हफ्ते में बेसन लेकर आई थी और थोड़ा बेसन बचा हुआ है, काम करती हूँ ढोकला बना देती हूँ। दोनों बच्चा काफी समय से ढोकला खाने का मन भी कर रहा था, अच्छा भी खा लेंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। घर में रखे थोड़े से बेसन से ही सेजल कुछ ही देर में अपने दोनों बच्चों के लिए ढोकला बनाकर तैयार कर देती है, जो उसके दोनों बच्चे काफी ज्यादा उसको पसंद आता है।
माँ, आपने तो उन ढोकले वाले अंकल से काफी अच्छे ढोकले बनाए हैं। इतनी अच्छी खुशबू तो उनके ढोकले में भी नहीं थी। माँ, अगर आप ढोकला बनाकर बेचोगी ना तो देखना, गुजरात से भी लोग आपके हाथ का ढोकला खाने के लिए आएंगे। प्रीति ने ये बात भले ही मजाक में बोली, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात अब सेजल के दिलो दिमाग में बैठ चुकी थी। अगर मैं ढोकला बनाकर बेचूंगी, क्या सच में लोगों को मेरे हाथ का ढोकला पसंद आएगा? अब वैसे भी यहाँ आसपास एक दो ढोकले वाले ही हैं, क्या पता मेरा ढोकला बनाने का काम भगवान की कृपा से चल पड़े। लेकिन इसके लिए मुझे काफी पैसों की जरूरत होगी और मेरे पास तो इस वक्त बिल्कुल भी पैसा नहीं है। सेजल मन ही मन इतना सोच रही होती है कि तभी सेजल की नजर उसके गले में पड़े मंगलसूत्र पर जाती है, जिसे देख वो सोचती है, पति तो किसी काम का है नहीं, लेकिन कम से कम उसका ये बांधा हुआ मंगलसूत्र तो मेरे किसी काम आएगा। सेजल अपने मंगलसूत्र को सुनार की दुकान पर गिरवी रखने वाले पैसों से किराए पर एक ठेला और ढोकला बनाने का सारा सामान ले आती है और अगले दिन से ही अब अपने दोनों बच्चों के साथ ढोकला बनाकर उसे बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। ढोकला ले लो, सिर्फ 40 रुपए प्लेट, 40 रुपए प्लेट ढोकला ले लो, गुजरात का फेमस ढोकला ले लो। खुशबू तो बढ़िया आ रही है बहन जी, खाने में तो अच्छा होगा ना ये ढोकला। अरे अंकल, आप एक बार खाकर तो देखो, आप तो हमारे सारे बर्तन भी चट कर जाओगे, इतना टेस्टी ढोकला बनाती है मेरी माँ। वो कस्टमर जैसे ही सेजल का बना हुआ ढोकला खाता है। मैं गुजराती हूँ, लेकिन इससे अच्छा ढोकला मैंने तो पहले कभी नहीं खाया। कसम से मजा आ गया ढोकला खाकर। आप सच में बहुत अच्छा ढोकला बनाती हैं। अपने पहले कस्टमर से इतनी तारीफ सुनकर सेजल काफी ज्यादा खुश हो जाती है। सेजल के हाथ के बने हुए ढोकले अब धीरे धीरे मार्केट में फेमस होने लगते हैं, जिसके चलते मार्केट में दूसरे ठेलों पर लोग जाना बंद कर देते हैं और अब सिर्फ सेजल के ढोकले के ठेले पर ढोकला खाने के लिए आते हैं। मेरे लिए 4 प्लेट ढोकला पैक करवा दीजिए। जहाँ एक तरफ सेजल अपने ढोकलों की वजह से धीरे धीरे पैसे कमाकर अपने गरीब परिवार के हालात को बदलने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ जब से ढोकले वाली इधर आई है, तब से मेरा तो मोमोज का धंधा ही चौपट हो गया है। कुछ करना पड़ेगा, वरना ये ढोकले वाली तो मुझे मेरे गांव झुमरी तलैया वापस भेज कर ही रहेगी। जगदीश अपनी जलन के कारण सेजल के पास जाता है और उसके बनाए हुए ढोकले खाकर पेट में दर्द होने का नाटक करने लगता है। मेरा पेट, क्या मिला है तूने अपने ढोकले में? अरे भाई साहब, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलाया। झूठ बोल रही है, जरूर उसने कुछ मिलावट की है। जगदीश कुछ आदमियों को पैसे खिलाकर उनसे भी यही नाटक करवाता है, जिसके चलते पुलिस बिना कुछ जाने ढोकले का ठेला बंद करवा देती है, जिससे सेजल और उसके बच्चों की जिंदगी बिल्कुल पहले की तरह होने लगती है। अरे क्यों भगवान, मेरे और मेरे बच्चों के साथ ऐसा क्यों करता है? तुझे हम गरीबों की खुशी जरा भी बर्दाश्त नहीं होती क्या? सेजल अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। तभी उसके घर पर आशीष नाम का एक लड़का आता है। तुम कौन हो? दीदी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आशीष, आपके ठेले पर रोज ढोकले खाने के लिए आया करता था। मुझे पता है कि आप पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। उस मोमोज वाले पर उसी दिन शक हो गया था मुझे, इसलिए मैंने उसका पीछा किया और मेरे हाथ ये प्रूफ लग गया है। आशीष सेजल का एक वीडियो दिखाता है। कितना अच्छा नाटक किया ना मैंने। अब वो ढोकले वाली इस शहर में तो क्या, किसी भी शहर में अपने ढोकले का ठेला नहीं लगा सकेगी और फिर से मेरे मोमोज का काम पहले की तरह बनने लगेगा। सेजल और आशीष जाकर जगदीश को वीडियो पुलिस को दिखा देते हैं, जिसके बाद पुलिस जगदीश के झूठे आरोप लगाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और फिर से सेजल का ढोकलों का ठेला पहले की तरह ही चलने लगता है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, अगर तुम ना होते तो न जाने मेरे और मेरे बच्चों का क्या होता। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। सेजल पहले से भी ज्यादा खूब मेहनत करती है और अलग अलग जगह पर अपने ढोकले बेचती है, जिसके चलते सेजल कुछ समय में ढोकले वालों के नाम से मशहूर हो जाती है और सिर्फ कुछ ही महीनों में ही सेजल एक मामूली सी ठेले से एक छोटा सा रेस्टोरेंट भी खोल लेती है और ढोकले के साथ साथ और भी ज्यादा कई तरह की चीज बनाकर बेचती। और आज अकेले सेजल खुद ही मेहनत करके अपने दोनों बच्चों को पालती है। इसलिए कहते हैं दोस्तों, जीवन में कभी भी परीक्षण करना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि परीक्षण ही आपकी सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरे लिए एक अंडा पराठा बना दो ना। जब भी तू पढ़ने बैठता है उसी वक्त तुझे भूख लगनी शुरू हो जाती है। नहीं दीदी, मुझे सच में बहुत तेज भूख लग रही है, प्लीज मेरे लिए एक अंडा पराठा बना दो ना। अच्छा ठीक है, मैं तेरे लिए अंडा पराठा बनाकर लाती हूँ।
लेकिन उसके बाद तो इसे पूरा पार्ट अच्छी तरह सुनूंगी, और अगर इस बार तूने मुझे अच्छे से पार्ट नहीं सुनाया ना तो माँ से कहकर तेरी अच्छी तरह क्लास लगवाऊंगी, समझा? रश्मि अब अपने छोटे भाई के लिए अंडा पराठा बनाकर लाती है। चिंटू अंडा पराठा खा ही रहा होता है कि तभी उसके घर पर किसी का फोन आता है। माँ, तुम फोन उठा लो ना, अब मेरे हाथ पर तेल लग गया है। सरला फोन उठाती है तो उसे पता चलता है कि खेत में काम करते हुए उसके पति मुकेश को गहरी चोट लग गई है। वो तीनों जल्दी से खेत पर पहुंचते हैं और मुकेश को वो अस्पताल लेकर जाते हैं। देखिए, इनकी कमर में काफी गहरी चोट लग गई है, इसलिए इन्हें ठीक होने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। आप कुछ महीने तक इनका खास ध्यान रखिएगा, इन्हें कोई भी काम मत करने दीजिएगा। कुछ महीने बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। रश्मि अपने पिता को लेकर घर आ जाती है और सभी घर वाले बहुत अच्छी तरह से उनकी देखभाल भी करते हैं। लेकिन उनके घर में सिर्फ उनके पिता ही कमाने वाले थे, इसलिए उन्हें चोट लग जाने के बाद उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होने लगती है। एक दिन चिंटू कहता है, माँ, मुझे अगली क्लास के लिए बाजार से किताबें खरीदनी है। मुझे किताबें खरीदने के लिए पैसे दो ना। अरे बेटा, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। अरे जो पैसे बचे थे उनसे तेरे पिताजी की दवाई ले आई हूँ। तू थोड़े दिन तक अपने दोस्तों से किताब मांग कर पढ़ाई कर ले, थोड़े दिन बाद मैं तेरे लिए नई किताबें खरीद दूंगी। लेकिन माँ, अगर मैं कल किताबें लेकर स्कूल नहीं आया तो मेरी टीचर मुझे बहुत मारेगी। अरे मैं क्या करूं बेटा, मेरी भी तो मजबूरी है। मैं एकदम से तेरी किताबों के लिए पैसे कहाँ से लेकर आऊं? तो चिंता मत कर चिंटू, मैं तेरी टीचर से बात कर लूंगी। और माँ, हाँ, अब मैं सोच रही थी ना कि घर का खर्चा चलाने के लिए मैं अपना अंडा पराठे का ठेला खोल लूं। वैसे भी मेरे हाथ के अंडे पराठे तो सभी को बहुत पसंद आते हैं ना। जब तक पिताजी ठीक नहीं हो जाते तब तक हम अंडा पराठा बेचकर ही अपना खर्चा चला लेंगे। अरे लेकिन हमारे पास ठेला खरीदने के पैसे कहाँ है, और बिना ठेले के तू अंडा पराठा कैसे बेचेगी? अरे दीदी, हमारे पास वो पिताजी की पुरानी रेहड़ी है ना, हम उसी को ही एक ठेले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अरे वाह चिंटू, तूने तो मेरी परेशानी ही खत्म कर दी। अब रश्मि अपने पिताजी की पुरानी रेहड़ी की मरम्मत करके उसे ठीक कर लेती है और अगले दिन से अंडा पराठा बेचने का सारा सामान लेकर बाजार में पहुंच जाती है। उसके अंडा पराठे की सुगंध से जल्दी उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। तब ये ग्राहक कहता है, अंडा पराठा की खुशबू तो बड़ी ही कमाल की आ रही है। हाँ भाई साहब, इस अंडा पराठा की खुशबू ही नहीं बल्कि इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। आप एक बार खाकर तो देखिए। अच्छा, मुझे एक अंडा पराठा दे दो, हरी चटनी थोड़ी ज्यादा लगाना। हाँ ठीक है भैया, ये लीजिए। ग्राहक अब अंडा पराठा को खाता है तो उसे उसका स्वाद बहुत ही पसंद आता है। वह रश्मि के अंडा पराठे की तारीफ ही कर रहा होता है कि तभी रश्मि के अंडा पराठा स्टॉल पर लोगों की भीड़ लग जाती है। तब वहां पर ग्राहक आने लगते हैं और कहते हैं, मुझे भी एक अंडा पराठा देना, मेरे लिए डबल एग अंडा पराठा देना। अपने काम के पहले ही दिन रश्मि के ठेले पर इतनी भीड़ लग जाती है कि उसके अकेले के लिए काम संभालना मुश्किल हो जाता है। तभी वहां से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर रश्मि के ठेले पर पड़ती है। वो शाम को सभी ग्राहकों को जाने के बाद रश्मि के ठेले पर आता है और कहता है, आज देखा मैंने, काम तो तुम्हारा बहुत अच्छा चल रहा है। जी साहब, मैंने आज ये ठेला लगाया है, क्या आपको भी अंडा पराठा खाना है? नहीं नहीं, मुझे कोई पराठा नहीं खाना। मैं तो यहाँ तुमसे इस ठेले को लगाने का हफ्ता लेने आया हूँ। हफ्ता? कैसा हफ्ता? मैं कुछ समझी नहीं साहब। देखो तो कैसी भोली बन रही है। हफ्ता मतलब पैसा। अगर यहाँ ठेला लगाना है ना तो बस रोज के मुझे 300 रुपए देने होंगे, वरना अगले दिन से तुम्हारा यहाँ ठेला दिखेगा नहीं। पुलिस वाले की बात सुनकर रश्मि डर जाती है और पुलिस वाले को पैसे दे देती है। अब वह पुलिस वाला रोज रश्मि के ठेले पर आकर उससे पैसे ले जाता है, जिस वजह से रश्मि को अपने काम में बहुत घाटा होने लगता है। मेरे आज के पैसे कहाँ हैं? जल्दी से मुझे मेरे पैसे दे। देखिए साहब, आज आपको देने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मुझे जाकर पिताजी की दवाइयाँ लानी है और मैं आपसे डरकर आपको और पैसे नहीं दूंगी। अच्छा, तो ऐसी बात है, नहीं देगी तू मुझे पैसे? देख अब मैं क्या करता हूँ। वह पुलिस वाला अब हवलदार को इशारा करता है और वह हवलदार आकर रश्मि के ठेले को वहां से उठाकर थाने ले जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं साहब? अरे ये तो मेरी रोजी रोटी है, मुझसे इसे मत छीनिए। अरे क्यों कर रहे हैं ऐसा? अपना ठेला लेने के लिए रश्मि पुलिस इंस्पेक्टर के सामने हाथ जोड़ने लगती है, लेकिन वो पुलिस वाला रश्मि को दुत्कार कर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, क्या कहा? तुझे तेरा ठेला वापस चाहिए तो आकर ले जा थाने से, बस जुर्माने के 10,000 रुपए जमा करवा दियो।
10,000 रुपए? लेकिन किस बात के साहब, मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मुझे पैसे देने से मना किया था ना, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। यहाँ तो पैसे देके ठेला छुड़ा ले, या फिर आराम से अपने घर बैठ। देखिए साहब, या तो आप मुझे मेरा ठेला वापस दे दीजिए, या मैं आपके खिलाफ पुलिस स्टेशन जाके बड़े साहब से कंप्लेंट करूंगी। अच्छा, तो तू मेरी कंप्लेन करेगी? अभी बताता हूँ तुझे। इतना कहकर वह पुलिस वाला रश्मि को एक जोरदार धक्का मारता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चला जाता है। धक्का लगने की वजह से रश्मि का सिर दीवार से टकरा जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर की उन हरकतों को पास में खड़ा एक लड़का देख रहा होता है, और जैसे ही रश्मि को चोट लगती है वैसे ही वह लड़का रश्मि के पास आकर उसके माथे पर लगे खून को साफ करने लगता है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा ये ठेला मैं तुम्हें वापस दिला कर ही रहूंगा। पहले तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? मेरा नाम पवन है। यहाँ पास में जो कॉलेज है मैं वहाँ पढ़ता हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो उस पुलिस वाले की हरकतों को देखा, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने चला आया। पवन अब रश्मि को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहां डॉक्टर रश्मि के सर पर अच्छी तरह से मलहम पट्टी लगाते हैं। रश्मि जैसे ही अपने घर जाती है वैसे ही उसकी माँ उसके सर पर बंधी पट्टी को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन उसकी माँ परेशान ना हो इसलिए रश्मि अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती और चोट का बहाना बता देती है। अरे रश्मि बेटा, तुझे आज अंडा पराठा का ठेला नहीं लगाना क्या? सुबह के 10 बज रहे हैं। नहीं माँ, अब मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज मैं आराम करना चाहती हूँ। अच्छा चल, कोई बात नहीं। अरे आज मैं ठेला लगा लेती हूँ अंडे पराठे का। शाम को तेरे पिताजी की दवाइयाँ लानी है ना, और घर में पैसे भी कम है। हे भगवान, अगर मैं बाजार में ठेला लगाने गई ना तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि पुलिस वाले मेरा ठेला उठा कर ले गए हैं। रुको रुको माँ, तुम रहने दो। तुम घर पर रहकर पिताजी का ध्यान रखो, मैं ही ठेला लगा लेती हूँ, और वैसे भी मेरी तबीयत इतनी तो खराब नहीं है। इतना कहकर रश्मि बाजार की ओर निकल जाती है कि तभी पवन नाम का एक लड़का अचानक रश्मि के सामने आ जाता है। कब से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, कहाँ रह गई थी तुम? पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरा यहाँ इंतजार क्यों कर रहे थे, और मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ ना। तुम भले ही मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ। बहुत बार तुम्हारे ठेले से अंडा पराठा खरीद कर खाया है मैंने, और मैं तुम्हारा ठेला भी वापस दिलवा सकता हूँ। लेकिन वो कैसे? वो पुलिस वाला ही बहुत बेकार है। अगर तुमने मेरी मदद करने की कोशिश की तो वो मेरी तरह तुम्हारे भी पीछे पड़ जाएगा। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अब पवन और रश्मि को पुलिस स्टेशन लेकर जाता है, जहाँ वह सीधे एसीपी सर के केबिन में जाता है। ये तो एसीपी सर का केबिन है ना? अरे पवन बेटा, तो यहाँ इज एवरीथिंग ऑल राइट? नहीं पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। ये मेरी दोस्त है रश्मि, ये बाजार में अपना अंडा पराठे वाला ठेला लगाती थी, और आपका इंस्पेक्टर मनोज शर्मा हर रोज से हफ्ते के पैसे लेता था, और जब इसने पैसे देने से मना कर दिया तो वह इसका ठेला उठाकर यहाँ ले आया, और इसे का ठेला छुड़वाने के लिए 10,000 रुपए मांग रहे हैं। अब आप ही देखिए आप कौन से कैसे डील करनी है। अब एसीपी साहब उस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं, जिसके बाद रश्मि का ठेला भी उसे वापस मिल जाता है। थैंक यू सर, सच में सर, आपकी वजह से मुझे मेरा ठेला वापस मिल गया, और तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया पवन। अगर तुम नहीं होते ना तो मैं कभी भी इस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कर पाती, और ये हमेशा ही ऐसे हम जैसे गरीब ठेले वाले को परेशान करते। कोई बात नहीं रश्मि, तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इतना समय से तुम्हारे ठेले पर अंडा पराठा इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? पवन की बात सुनकर रश्मि शर्मा जाती है। वो पवन को अपना जवाब देते हुए कहती है, अब पवन, तुम ना बहुत ही अच्छे लड़के हो। तुम जैसे लड़के से शादी करना तो मेरा सौभाग्य होगा, लेकिन जब तक मेरे पिताजी ठीक नहीं हो जाते ना, तब तक मुझे अपने घर की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए ये अंडा पराठे का ठेला लगाना होगा। जब मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे तो मैं तुमसे शादी की बात करूंगी। अगले दिन से रश्मि ने अपना अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दी है। इस बार कोई पुलिस वाला भी उससे हफ्ता मांगने नहीं आता, जिस वजह से वो अंडा पराठा बेचकर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमाने लगती है। कुछ ही महीनों में वह इतनी तरक्की कर लेती है कि अंडा पराठा ठेले की जगह वह अपना एक अंडा पराठा का रेस्टोरेंट खोलती है। कुछ ही महीनों के बाद उसके पिताजी की तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो जाती है। तब रश्मि अपने पिता से पवन के बारे में बात करती है। रश्मि के पिता को भी पवन बहुत ही पसंद आता है और वो बड़ी धूमधाम से पवन के साथ रश्मि की शादी करवा देते हैं, जिसके बाद रश्मि के माता पिता और भाई भी
रश्मि के साथ उस अंडा पराठा के रेस्टोरेंट को संभालने लगते हैं। शादी के बाद रश्मि खुशी खुशी अपने अंडे पराठे के रेस्टोरेंट को संभालती है, साथ ही पवन के साथ एक अच्छी लाइफ जीने लगती है।